Hello everyone, welcome again to the ICMR JRF 2024 Part B Previous Year Question Discussion Videos। आज इस सीरीज का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में मैं स्टार्टिंग के पार्ट बी के स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चंस मीन्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 50 टू क्वेश्चन नंबर 75 ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है देन क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा और एल्स यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन। ओके, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 76 टू क्वेश्चन नंबर 100। ओके, फ्रॉम पार्ट बी। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर इज ए यूनिक फीचर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। आंसर बच्चे को पता है कि ये इसका आंसर आएगा स्प्लाइस्ड टीआरएनए मॉलिक्यूल। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 बहुत ही इजी था। तो अभी नेक्स्ट चलो, ये देखो हार्डी विनबर्ग से एक क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में आता ही है, चाहे वो गेट हो, नेट हो, आईसीएमआर हो या कोई भी दूसरा एग्जामिनेशन हो। ओके, देखो एन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन अफेक्ट्स वन न्यूबॉर्न इन 10,000 मीन्स यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है, इन लोगों ने हमें दे रखा है रिसेसिव एलील का फ्रीक्वेंसी। सो रिसेसिव एलील का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1 इन 10,000। ठीक है, सॉरी नॉट एलील फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी बोला है। ठीक है, अभी ये हमारा जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी था, अभी यहाँ से हमें निकालना होगा एलील फ्रीक्वेंसी दैट इज क्यू। तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 10,000। इसको सॉल्व करोगे देन आंसर आएगा, क्यू का वैल्यू आएगा करीब करीब आपका 0.01। ओके, अभी क्यू का वैल्यू मिल गया है तो पी भी आराम से मिल जाएगा। पी क्या होगा, पी इक्वल टू 1 माइनस क्यू। ओके, अभी 1 माइनस क्यू क्या है, 0.01। तो अभी इसका क्या वैल्यू आएगा, 1 माइनस 0.01 का आएगा 0.99। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कैरियर की फ्रीक्वेंसी। कैरियर की फ्रीक्वेंसी मतलब क्या निकालना है, हमें 2p क्यू निकालना है। ठीक है, अभी 2 इंटू पी का वैल्यू आया है 0.99 इंटू क्यू का वैल्यू आया है 0.01। ठीक है, इतना सॉल्व करोगे देन आंसर तुम्हारे पास आएगा 0.0198। इसको आप लिख सकते हो 198 अपॉन 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो ये आंसर कहाँ से मैच हो रहा है, ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। ओके, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नंबर 78। Hardy-Weinberg principle is integral to population genetics. All of the following options can disturb the Hardy-Weinberg equilibrium except what? मतलब क्या, यहाँ पे आप लोगों से पूछा है कि हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम को कौन सा स्पेसिफिक यहाँ पे ऑप्शन है जो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, जो है ऑल द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन डिस्टर्ब द हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम एक्सेप्ट, कौन सा नहीं करेगा, मतलब कि हार्डी-वेइनबर्ग में क्या बोला गया है हमसे कि कुछ भी हो जाए हमारा एलील फ्रीक्वेंसी या फिर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आनी चाहिए। राइट, मतलब क्या, इन लोगों ने एक्सेप्ट पूछ रखा है, एक्सेप्ट पूछ रखा है मतलब सॉरी एक सेकेंड, हाँ, मतलब इन लोगों ने यहाँ पे पूछा है कि कौन सा वो पर्टिकुलर है जो हार्डी-वेइनबर्ग को मान के चलता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे बोल रखा है ऑल द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन डिस्टर्ब, मतलब यहाँ पे सारे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से 3 शायद पॉपुलेशन को डिस्टर्ब करेगा।
इसमें से एक कोई है जो डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये कौन सा नहीं करेगा यही हमें बताना है, ठीक है। सो म्यूटेशन से तो बेटा एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है, ये तो नहीं आएगा। जीन फ्लो से भी एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, ये भी नहीं आएगा। स्मॉल पॉपुलेशन साइज, हाइडी-विनबर्ग में बताया गया है कि हमारे पास इन्फिनिटली लार्ज पॉपुलेशन साइज होनी चाहिए। ओके, इन्फिनिटली लार्ज पॉपुलेशन साइज अगर होगा देन पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर पॉपुलेशन साइज बहुत ही स्मॉल है देन उसके ऊपर आसानी से कोई भी म्यूटेशन हो गया, ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। सो स्मॉल पॉपुलेशन के वजह से भी एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आ सकता है, तो ये भी नहीं आएगा। हमसे पूछा था एक सेट, अभी बचा क्या, रैंडममिटी। हाइडी-विनबर्ग में कहा गया है कि जो पॉपुलेशन की मेटिंग होगी वो दैट विल बी टोटली रैंडम मेटिंग, कोई भी सेक्सुअल सिलेक्शन या कोई भी दूसरी टाइप का सिलेक्शन वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ओके, सो ये एक सिंपल सा लेकिन हाँ लैंग्वेज में घुमाने वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 78। अगर ज़रा सी भी आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी देन आपका मार्क्स जा सकता है। ओके, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 79। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से ये क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। सो इन जेनेटिक लिंकेज द concept of recombination fraction is very important. Of the characteristics given here, choose the correct one. ठीक है, यहाँ पे करेक्ट बोलना है हमें। So option statement A is recombination fraction is usually designated as theta and that is correct. So A हमारे पास हमारे ऑप्शन में होनी चाहिए। तो ऑप्शन 1 में हमारे पास ए नहीं है, इसलिए हम इसको सबसे पहले ही डिस्कस कर देते हैं। ऑप्शन स्टेटमेंट बी इज इट इज द मेजर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेटिंग टू लोकाई ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। होता है क्या बेटा जी, डिफरेंट क्रोमोसोम तो नहीं होता है, सेम क्रोमोसोम होता है। तो बी हमारे करेक्ट आंसर में नहीं होनी चाहिए, सो इसलिए ऑप्शन 4 भी डिस्कस हो जाएगा। ओके, तो अभी देखो ए एंड डी जो रिमेनिंग हमारे पास 2 एंड 3 ऑप्शन थे, उसमें से ए एंड डी दोनों में ही है। मतलब सी या ई में से कोई भी एक को अगर हम कर लेंगे देन आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट सी को पढ़ते चलो। इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द लाइक्लीहुड दैट क्रॉसओवर विल ऑकर बिटवीन द टू लोकाई। यस, इट इज करेक्ट। अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हुआ देन शायद क्रॉसओवर होगा, एंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर बहुत कम हुआ दैट मीन्स जो जीन्स हैं मीन्स जो एलील्स हैं वो बहुत ही पास है, जिसकी वजह से क्या होगा, शायद वो लिंकेज में जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन स्टेटमेंट सी यहाँ पे सही है। सो क्या हुआ, हमारे पास ए हमारे पास करेक्ट था, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है, देन आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। ओके, ऑप्शन ई को पहले भी फिर से पढ़ लेते हैं इनवेज। ऑप्शन ई में बोला है, स्टेटमेंट ई में बोला है जीन्स एट अनलिंक्ड लोकाई विल सेग्रीगेट टुगेदर ड्यूरिंग 20% ऑफ ऑल मियोसिस। मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बोली है कि बेटा बायोलॉजी में कभी भी आपको कोई भी एक्सट्रीम वर्ड दिखे लाइक ऑल, ओनली, ऑलवेज, स्ट्रिक्टली, एक्सक्लूसिवली, इट्सेट्रा इट्सेट्रा, तो वो स्टेटमेंट ज़्यादातर टाइम गलत होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा गलत होगा, लेकिन ज़्यादातर उन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना क्योंकि वो मोस्टली गलत होता है। ओके, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 80। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आपको अरेंज करना है। The process of genetic counseling involves various steps. These steps have been randomized and listed below. From the options given below, choose a correct sequence in which the counseling steps should be undertaken or performed. सिंपल से हमें सीक्वेंस बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप डिजीज का डायग्नोसिस करोगे। ठीक है, डायग्नोसिस के बाद क्या करोगे, आप रिस्क असेसमेंट करोगे। ठीक है, रिस्क असेसमेंट के साथ आप जो भी है, जो
स्पेशलाइज्ड लोग हैं उस एरिया के, उनके साथ ट्रीटमेंट ऑप्शन को शायद डिस्कस करोगे। उसके बाद फाइनली क्या करोगे, लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट एंड एक सपोर्ट ग्रुप बनाओगे, ठीक है। देन करेक्ट सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास बी, देन ए, देन डी एंड लास्ट में आएगा सी। देखो ये वाला सीक्वेंस क्या है, बी ए डी सी, ऑप्शन 2। ओके, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 81, in which stage of the cell cycle the cells double their amount of DNA? I don't think इसमें आप लोगों को explanation की जरूरत होगी। आंसर आएगा एस फेज। ओके, in eukaryotes cyclic acid cycle takes place in, बहुत ही easy है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर। ये देखो, ये भी कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो, व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 100 अमीनो एसिड रेसिड्यूज? तो एक अमीनो एसिड कितने मॉलिक्यूलर वेट का होता है, 110 डाल्टन का, ठीक है। 110 डाल्टन का एक अमीनो एसिड। हमारे पास कितने हैं, टोटल 100 अमीनो एसिड है। दैट मीन्स टोटल क्या होगा, कितना डाल्टन होगा, 11,000 डाल्टन आ जाएगा। देखो कहाँ पे है, ऑप्शन 2 में था। अभी बहुत बच्चे कंफ्यूज क्या करेंगे यहाँ पे, ये क्या क्या होता है, कुछ बच्चे न्यूक्लियोटाइड को कंसीडर कर लेंगे इंस्टेड ऑफ अमीनो एसिड। तो 110 के जगह शायद वो हो सकते हैं लिख दे यहाँ पे 330 एंड उसको इनटू 100 कर दे एंड आंसर लगा दे ऑप्शन 3, जो कि एक्चुअली गलत आंसर है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखा कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 84, इस वाले क्वेश्चन को एक्चुअली मैं अभी तक देख नहीं पाई हूँ। मैं आगे किसी शॉर्ट्स में या फिर दूसरे वीडियो में इसका एक डिटेल सोल्यूशन दे दूंगी। ओके, तो इसको फॉर द टाइम तक मैं होल्ड पे रखती हूँ, बिकॉज मैंने भी इसको अभी तक चेक नहीं किया है, एज आई वॉज ऑक्यूपाइड विद अदर वर्क। मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने का। जो भी थोड़ा बहुत मिल जाता है आप लोग के लिए बना देती हूँ कुछ एक दो वीडियो। देखो, ये भी इजी क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग से। देखो, टैग डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, सो टैग डीएनए पॉलीमरेज हमारा पीसीआर में यूज होता है। तो पीसीआर करता क्या है, एम्प्लीफिकेशन के साथ रोल होता है। तो ए का आएगा 3 एंड ए का 3 मतलब ऑप्शन ए तो हमारा होने से रहा, बिकॉज यहाँ पे ए का 4 बोला है, एंड ऑप्शन 3 भी हमारा होने से रहा, बिकॉज यहाँ पे ए का 1 दिया है, ठीक है। तो 2 एंड 4 में से हमें चेक करना पड़ेगा। देन cDNA को कौन बनाएगा, cDNA को बनाने में रोल रहता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स का, ठीक है। मैं जब भी आप लोगों को सेंट्रल डॉगमा कराती हूँ तो उसमें तो मैं इसका रोल बहुत ही डिटेल में बताती हूँ, नहीं तो टेक्निक्स के सेशंस में भी मैं इसकी बात करती हूँ। सो बी का 1, ए का 2 एंड बी का 1 देखो कहाँ पे है, देखो यहाँ पे बी का 4 था, ये तो निकल गया, आंसर आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। सो मैच द फॉलोइंग वाले में आपका एक दो भी अगर आ जाता है ना, तो भी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो एग्जाम में अच्छे से ध्यान रखना मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 86, ये वाला क्वेश्चन आपका प्राइमर डिजाइनिंग से है। आप लोगों को सीक्वेंस दिया गया है, हमें बोलना है कि कौन सा फॉरवर्ड प्राइमर है एंड कौन सा रिवर्स प्राइमर है। एंड जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, मेरे चैनल पे प्राइमर डिजाइनिंग का अलग से एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, जहाँ पे मैंने अच्छे से आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताई है, एंड साथ ही साथ मैंने CSIR नेट एंड गेट लेवल के क्वेश्चंस भी मैंने उस वीडियो पे सॉल्व करवाए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज देख लीजिएगा वीडियो को, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एल्स यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन। ओके, सो देखो सीक्वेंस क्या दिए गए हमारे पास, मैं पूरा सीक्वेंस नहीं लिखूंगी, थोड़ा सा ही लिखूंगी। देखो TAC TAT, फिर यहाँ पे कुछ सीक्वेंस है, लास्ट में क्या सीक्वेंस है, ACT AC ACT AC, ठीक है। ये है 3'। तो इसका कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस क्या होगा,
इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा ए टी जी ए टी ए देन टी जी ए टी जी, फिर यहाँ पे आएगा 5 अभी बात आती है बेटा जी प्राइमर। प्राइमर की अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड रुकना, मैं दूसरा कलर ले लूँ। तो फॉरवर्ड प्राइमर जो है वो यहाँ पे बाइंड होता है, फॉरवर्ड प्राइमर, एंड रिवर्स प्राइमर जो है आपका वो यहाँ पे बाइंड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो भी फॉरवर्ड प्राइमर जो भी लगेगा वो इस वाले सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो इस वाले सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा सीक्वेंस होगा, मैं आप लोगों के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार लिख भी देती हूँ। तो फॉरवर्ड प्राइमर इस वाले सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास होगा, तो वो क्या होगा, टी ए सी टी ए टी। ये वाला सीक्वेंस किसके साथ आपका सेम है, ये है हमारा इस वाले सीक्वेंस का इस वाले का सीक्वेंस, एंड ये हमारे जो फॉरवर्ड प्राइमर है इन दोनों का सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। सो एक सेकेंड, मैं रिवर्स वाला भी बता देती हूँ आप लोगों को, नहीं तो कुछ बच्चे हो सकते हैं कि कंफ्यूज हो जाए। तो रिवर्स प्राइमर का देखो क्या होगा, रिवर्स प्राइमर के केस में ये यहाँ पे बाइंड हो रहा है, मतलब क्या, ये वाला किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इस स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ। तो ये वाला सीक्वेंस क्या होगा, जी टी ए जी टी, ठीक है। तो ये हमारा रिवर्स का सीक्वेंस रहेगा। तो इसका मतलब अगर मैं आप लोगों को बहुत ही एकदम ट्रिक के साथ समझाने जाऊँ, देन फॉरवर्ड प्राइमर हमारे इस वाले स्ट्रैंड के साथ सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होगा, एंड रिवर्स प्राइमर विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है। तो अभी देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, फॉरवर्ड प्राइमर इज, अच्छा मैं आपका डायरेक्शन लिखना भूल गई। तो इस साइड में आपका 5 प्राइम है, इस साइड में 3 प्राइम है, एंड इसका भी मैं अगर बताऊं, देन इसका भी इस साइड में 5 प्राइम है एंड इस साइड में 3 प्राइम है, ठीक है। प्राइमर का बता रही हूँ, स्ट्रैंड का मत समझ लेना, ठीक है। तो देखो फॉरवर्ड प्राइमर इज टी ए सी टी ए टी, टी फॉरवर्ड प्राइमर 5 प्राइम टू 3 प्राइम टी ए सी टी ए टी, ठीक है। फॉरवर्ड देखो एक तो ऑप्शन 1 तो गया, ऑप्शन 2 में टी ए सी टी ए टी करके दिया हुआ है फॉरवर्ड प्राइमर, ये वाला हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन 3 ए टी जी ए टी ए, नो। ऑप्शन 4 टी ए जी दिया है हमारे पास, हमें क्या चाहिए, टी ए सी, ठीक है। फोर्थ भी नहीं आएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। वापस से मैं बता रही हूँ, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज मेरे प्राइमर डिजाइनिंग वाले वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने 20 से 30 मिनट तक शायद ये एक ही कॉन्सेप्ट को समझाई हुई है मैंने उस एक वीडियो में, ठीक है। और बाद में मैं क्वेश्चन में गई थी। ओके, लास्ट से एक क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में रहता ही है, जहाँ पे भी आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा है वेरिएंट ऑफ ब्लास्ट के बारे में। एक मिनट रुकिएगा बेटा, मेरी पेन टैब जो है वो काम नहीं कर रहा। ओके, डैश वेरिएंट ऑफ ब्लास्ट कंपेयर्स अ डीएनए क्वेरी सीक्वेंस टू द प्रोटीन डेटाबेस, ठीक है। डीएनए क्वेरी विथ प्रोटीन डेटाबेस, ठीक है। तो ब्लास्ट पी में होता है आपका प्रोटीन क्वेरी अगेंस्ट प्रोटीन डेटाबेस। ब्लास्ट एन क्या है आपका, न्यूक्लियोटाइड क्वेरी अगेंस्ट न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस। ब्लास्ट एक्स क्या है, ब्लास्ट एक्स आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, blast X is
यस, न्यूक्लियोटाइड क्वेरी अगेंस्ट ए प्रोटीन डेटाबेस, तो ये भी नहीं आएगा अभी। एक सेकेंड, यस, ब्लास्टेक्स इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में बोला है डीएनए क्वेरी अगेंस्ट प्रोटीन डेटाबेस, तो ये काम हमारा ब्लास्टेक्स का ही है, जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं डीएनए क्वेरी को अगेंस्ट द प्रोटीन डेटाबेस। अभी ये टी ब्लास्टिन क्या होता है? टी ब्लास्टिन में एक्चुअली हम लोग कंपेयर करते हैं प्रोटीन क्वेरी, ठीक है, प्रोटीन क्वेरी अगेंस्ट ए ट्रांसलेटेड T for translated न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस, ठीक है। सो ये ब्लास्ट के टाइप्स एक बार कर लेना। ये भी बहुत ही बेसिक बायो इन्फॉर्मेटिक्स से पूछा गया है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी डेटाबेस? सो EMBL, DDBJ एंड जेनबैंक तीनों के तीनों प्राइमरी डेटाबेस है, हमसे नॉट पूछा गया है, तो आंसर आ जाएगा स्विसपोर्ट। ओके, तो ये स्विसपोर्ट जो है ये प्रोटीन का डेटाबेस है एंड ये सेकेंडरी डेटाबेस है, एंड बाकी जितने भी ऑप्शन यहाँ पे थे ना, EMBL, DDBJ एंड जेनबैंक, ये तीनों के तीनों न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 89 चलो। The computational approaches to predict the three-dimensional structures of proteins are। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, कंप्यूटेशनल अप्रोच पूछा है, ठीक है, मींस बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल आपको बताना पड़ेगा। नॉर्मल अप्रोच हमसे नहीं पूछा है, ठीक है। नॉर्मल अप्रोच अगर पूछता है तो शायद हम लोग एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी एंड NMR को मार्क कर देते करेक्ट, लेकिन हमसे पूछा है कंप्यूटेशनल अप्रोच, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी एंड NMR सबसे पहले ही बाहर हो गए, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शंस जहाँ पे भी दिखे आपको उनको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमें नहीं चाहिए एंड ऑप्शन सी भी नहीं हमें नहीं चाहिए। ये दोनों में ही है, जो दोनों रिमेनिंग ऑप्शन है हमारे, उन दोनों में ही होमोलॉजी मॉडलिंग है एंड इट इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज अ कंप्यूटेशनल टूल। एंड साथ ही साथ हम लोग शेडिंग मेथड एंड एंटीबॉडी इनिशियो मेथड को भी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, what happens to transferrin when iron is bound to it and interacts with its receptor? सबसे पहले मुझे बताओ कि ये ट्रांसफेरिन होता क्या है, ठीक है। सो ट्रांसफेरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड में हमारा आयरन का ट्रांसफर करवाता है। लेट्स से दिस इज अ ब्लड वेसल एंड यहाँ पे कहीं पे शायद ट्रांसफेरिन का रिसेप्टर है। सो अभी होता क्या है, इस वाले कलर से बना लेती हूँ। अभी होता क्या है, हमारे पास यहाँ पे रेड रेड मैच हो जाएगा, एक सेकेंड रुको। अभी होता क्या है, लेट से हमारे पास यहाँ पे कोई हमारा ट्रांसफेरिन प्रोटीन आके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। लेट से ये हमारा ट्रांसफेरिन प्रोटीन है एंड इस ट्रांसफेरिन प्रोटीन के साथ जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है आयरन भी बाउंड है, ठीक है। तो अभी बताओ क्या होगा, इस ट्रांसफेरिन प्रोटीन इज बाउंड आयरन को अभी क्या करेगा, रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करेगा, देन रिसेप्टर का कन्फर्मेशन चेंज होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आयरन हमारा ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऑप्शंस क्या क्या दिया है यहाँ पे, इट इज डिग्रेडेड इनसाइड द लाइसोसोम। बेटा जी हमें आयरन का ट्रांसफर करवाना है, डिग्रेडेशन नहीं करवाना है। एंड ऑप्शन 4 भी नहीं आएगा, देखो परमानेंटली इंटरनलाइज्ड एंड डिग्रेडेड, नो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। देन थर्ड में दिया है इट इज कन्वर्टेड टू एपोट्रांसफेरिन, नो ये भी नहीं है। तो बचा है ऑप्शन 2 एंड यहाँ पे वही सेम चीज बताई गई है जो मैंने आप लोगों को बोली है, undergoes a conformational change allowing binding to its receptor, okay। then question number 91 चलो।
which non-viral gene delivery method utilizes physical forces to introduce genetic material into cells? बहुत ही इजी आंसर है, आंसर आ जाएगा लाइपोसोम। क्वेश्चन नंबर 2 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों का आरएनए इंटरफेरेंस वाले टॉपिक से। व्हिच प्रोटीन इज रिस्पांसिबल फॉर क्लीविंग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स ड्यूरिंग आरएनए इंटरफेरेंस? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आंसर आ जाएगा डाइसर प्रोटीन। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्कर से दिया गया है। सो क्वेश्चन में पूछा है which is the main advantage of using short stranded repeats over restriction fragment length polymorphism in DNA fingerprinting? मतलब आप लोगों को STR मार्कर्स के एडवांटेज के बारे में बताना है इन केस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। ओके, ओवर RFLP मार्कर। ओके, तो STR मार्कर्स होते क्या है, मैं आप लोगों को जब भी पढ़ाती हूँ तो बताती हूँ कि जो भी 1 और 2 न्यूक्लियोटाइड का जो स्टेज रहते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो शॉर्ट मार्कर्स हम लोग यूज करते हैं तो उनको कहा जाता है STR। ओके, एंड करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे, चलो ऑप्शंस पढ़ो। STRs are easier to visualize on gel, no. STR requires less DNA and are more resistant to degradation, हाँ हो सकता है। हाँ, इसको फिर भी मैं होल्ड पे रखती हूँ, दूसरे ऑप्शन पर लेती हूँ। STR प्रोड्यूस मोर डिस्टिंक्ट ब्रांड पैटर्न, नो, ये तो सरासर गलत है। STR आर लेस, नहीं बेटा जी, STR बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ना कि लेस एक्सपेंसिव। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। एंड यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट मुझे करनी है। RFLP का भी एक डिटेल लेक्चर मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जिन्होंने नहीं देखा है वो अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेथड्स इन बायोलॉजी का मैंने 4-5 लेक्चर ले लिया है, इंक्लूडिंग NMR, आप लोगों का RFLP वाला केस एंड और भी 2-3 टॉपिक मैंने लिए हैं, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। सारे टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 94, which of the following steps in PCR responsible for separating double stranded DNA into single stranded? बहुत ही इजी आंसर है, आंसर आ जाएगा, सॉरी इलॉन्गेशन नहीं है, आंसर आ जाएगा आपका डीनेचुरेशन और मेल्टिंग। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95 अगेन आपका मैच द फॉलोइंग से ही क्वेश्चन है। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं बताओ? ऑटोट्रॉफ्स आर द प्राइमरी फूड प्रोड्यूसर्स। एक का 3, चलो आ गया, एक सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर भी मैच कर लेते हैं बाकियों को। फैगोट्रॉफ्स क्या होता है? ये मैक्रो कंज्यूमर्स होते हैं। सेपोट्रॉफ्स आर माइक्रो कंज्यूमर्स, सी का 2 आ जाएगा। ठीक है, एंड हेलियोट्रॉफ्स क्या होता है? नाम में ही है, दे आर द सन लविंग प्लांट्स। ओके, सो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96, द रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे इज आल्सो नोन एज। तो बच्चे को इसका आंसर पता है कि केल्विन बेंसल साइकिल जो है उसको ही हम लोग कह देते हैं रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल का कोई रिलेशन नहीं है। फोटो रेस्पिरेशन या फिर C2 साइकिल, इसका भी इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ना ही यहाँ पे C4 आएगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। ओके, लास्ट 3 क्वेश्चन वी आर लेफ्ट विथ। Cortisons used in the treatment of rheumatoid arthritis are produced from fermentation of dash by Rhizopus migrans. So cortisons बेटा जी स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है, कॉर्टिसोन एक टाइप का स्टेरॉइड होता है, मीन्स ये किससे बनेंगे, कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? ये प्रोड्यूस होंगे ग्लाइकोसाइड से। ठीक है, फाइन। देन क्वेश्चन नंबर 98, G0 फेज क्या होता है? बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन अ सेल साइकिल देयर आर 4 स्टेजेस, M, G1, S, G2. There is another term commonly used, G0 phase.
choose best described statement for this G0 phase. So G0 phase पे cells are growing stage में होता है क्या? No. Cells are at the stage of differentiation. No. Cells have ceased to divide. Yes, this is the correct answer. And cells are about to double. No. Okay. Question number 98. क्वेश्चन नंबर 99 सेंट्रल डॉगमा से बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है. देखो, बेस्ड ऑन द सीरीज ऑफ इवेंट्स आउटलाइंड इन सेंट्रल डॉगमा there are enzymes that convert from one stage to another. However, one conversion is not possible. वापस से नॉट पूछा गया है. ठीक है, तो उसी स्टेज को हमें आइडेंटिफाई करना है. सो सेंट्रल डॉगमा में हम लोग क्या पढ़ते हैं? डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है. डीएनए से डीएनए बनने वाले जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कर देते हैं रेप्लिकेशन. ठीक है, डीएनए टू डीएनए. देन नेक्स्ट बनता है डीएनए से आरएनए, जिसको हम कह देते हैं ट्रांसक्रिप्शन. देन इसी आरएनए से बनता है प्रोटीन, जिसको हम लोग कह देते हैं ट्रांसलेशन. ठीक है, ट्रांसलेशन कह देते हैं. अभी एक और मॉडिफिकेशन यहाँ पे आता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डॉगमा. जो क्या होता है वो यहाँ से आता है कि यहाँ पे हम लोग डीएनए से आरएनए बनाते हैं. हमारा आरएनए से भी डीएनए बन सकता है बाय द एंजाइम व्हाट? बाय द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ठीक है, सो डीएनए टू आरएनए ऑप्शन देखो. अभी डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से बन सकता है, हमसे नॉट पूछा था. ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन 1 तो नहीं आएगा. डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहा है, ऑप्शन 3 भी नहीं आएगा. ऑप्शन 4 में क्या है? आरएनए टू डीएनए, ये मैंने अभी बताई है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन केस, ये तो नहीं आएगा. तो अब तक कोई भी स्टेज अभी तक नहीं पता है जो प्रोटीन से वापस से आरएनए बना सके. ठीक है, अनलेस प्रोटीन डिग्रेड हो जाए. ठीक है, सो ये हमारे यही हमसे पूछा गया था एंड ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा. ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज का फ्रॉम द टॉपिक लैक ऑफ एरर. हमसे पूछा है कौन सा करेक्ट है ये बताओ. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे बताना है. सो द लैक ऑफ एरर is normally in an off mode when appropriate substrate is absent. Yes, this is a true statement. ये हमारा करेक्ट आंसर में रहना चाहिए. सो ऑप्शन 1 एंड 3 में ए है, 2 एंड 4 में ए नहीं है, तो इसको हम लोग पहले ही डिस्कट कर देंगे. देन ऑप्शन बी, स्टेटमेंट बी says lactose is an inducer substrate. that also is true statement. तो ए के साथ बी होनी चाहिए. देखो आंसर आ जाएगा. दो स्टेटमेंट से ही हमारा आंसर करेक्ट आंसर तक हम पहुंच गए. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए हैं ICMR 2024 पार्ट बी के 50 क्वेश्चंस. ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा वहाँ पे हम देख ही सकते हो आप लोग. हम लोग सेक्शन सी को डिस्कस कर लेंगे. ओके, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसी लगी है. कोई भी आप लोगों को डाउट हो, आप लोगों को मुझे कोई सजेशन देना हो, देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड कमेंट्स का रिप्लाई भी मैं करती हूँ. ठीक है, सो ज़रूर से थोड़ा बताइएगा, अच्छा लगा हो बुरा लगा हो. हमें अच्छा लगता है, हमें एक्चुअली आप लोगों का कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है. ठीक है, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है. ओके, so stay tuned for our next videos, and till then keep studying, keep preparing. Okay, and subscribe to our channel for more such videos. Thank you for watching.